नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपके सामने लिखा हुआ है तुगलक वंश का इतिहास। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है? तुगलक वंश का इतिहास। अब एक बात समझिए, इससे पहले जैसे कि ये चार्ट आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, गुल खिला तू सोलो में। तो फ्रेंड्स, हमने गुलाम वंश पढ़ लिया, ठीक है, खिलजी वंश भी पढ़ लिया, और अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम तुगलक वंश की। तो एक बात समझिएगा फ्रेंड्स, जैसे आपने ट्रिक देख रखी है, पीछे वाली क्लास आपको पहले स्टडी करनी है, कौन सी? गुलाम वंश और खिलजी वंश की। फ्रेंड्स, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उन्हें भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगली वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम तुगलक वंश के इतिहास के बारे में। तो इसमें जो फ्रेंड्स हमने पीछे देखा था खिलजी वंश के बारे में, कि खिलजी वंश के खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। किसको पराजित करके? तो खिलजी वंश के खुसरो खां को पराजित करके ये कार्य किसने किया? गाजी मलिक या तुगलक गाजी ने, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स वो क्या कहलाए? गयासुद्दीन तुगलक कहलाए। अब देखिए बात करते हैं हम तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक गया, ठीक है फ्रेंड्स। कहां से कहां तक गया? 1320 से 1414 तक गया। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पर हम गयासुद्दीन तुगलक आए, 1320 से 1325 तक गए। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक आए। इन्होंने जो शासन किया 1325 से लेके 51 तक किया। फिरोज तुगलक की बात करें तो इन्होंने जो शासन किया 1352 से 1388 तक किया। नसरुद्दीन महमूद तुगलक की बात करें तो इन्होंने जो शासन किया 1414 में ही, मतलब इन्होंने बाकी बचा हुआ शासन किया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए बात करें अगर गयासुद्दीन तुगलक की, आपके सामने दिख रहा होगा गयासुद्दीन तुगलक। देखिए खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। क्वेश्चन पूछता है कि नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन प्रथम शासक था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना, उसके दो मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है। इसने कृषि योग्य भूमि और जो किसानों की स्थिति थी उसमें काफी सुधार किया था। उसने मुकद्दम तथा खूंटों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए थे, अर्थात भू राजस्व की दर को 1/3 भाग कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आपको याद रखना है। वहीं बात करें गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम के एक नगर की स्थापना की थी, ठीक है। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी किया था। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। किस नाम से जाना जाता है? तो छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगर आगे बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल करने का कार्य भी इसने किया था, ठीक है। उसकी सेना में बहुत ही भारी मात्रा में राजपूत सैनिक शामिल हुआ करते थे। फ्रेंड्स, पहले के जो राजपूत हुआ करते थे वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। उनका जो राजपूत काल था वो वाकई काफी काबिले तारीफ था। वहीं बात करें तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जूना खां को वारंगल भेजा। कहां भेजा फ्रेंड्स? वारंगल भेजा। जाजनगर उड़ीसा में सैन्य अभियान किया गया जिसमें उलूग खां अर्थात जूना खां की विजय हुई, ठीक है फ्रेंड्स। तो उलूग खां को भी याद रखना है, इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आगे, ठीक है। देखिए गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। वहीं गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के एक महल अफगानपुर नामक गांव में करवा दी गई थी। फ्रेंड्स, इसमें जो थे ना निजामुद्दीन औलिया, उनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, क्योंकि वो ना उलूग खां के जो थे, कहने का मतलब है संरक्षक थे, उनके संरक्षण में ये रहा करते थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। उन्होंने ही ये सारा जाल बिछवाया था लकड़ी के महल वाला, और अंततः उनके साथ ये कांड हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगर आगे बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं।
देखिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। माना जाता है कि ये स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु टाइप का आदमी था, इसीलिए इसे ये सारी पदवी भी मिली हुई थी। कहने का मतलब है स्वप्नशील शासक कौन था तो मोहम्मद बिन तुगलक था, पागल शासक कौन था तो मोहम्मद बिन तुगलक था, रक्त पिपासु कौन था मोहम्मद बिन तुगलक था। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, ये मूर्ख नहीं था, ये बात ध्यान रखेंगे। पागल उस टाइप का नहीं था जिस टाइप के आम पागल हुआ करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि पागल नहीं था तो कैसा पागल था, ये बताना चाहता हूं। ये बहुत विद्वान था, ठीक है। बहुत इसने कार्य ऐसे किए थे जो इसको नहीं करने चाहिए, जैसे सोल्जर्स को एडवांस में पैसा दे देना, और भी बहुत कार्य थे, ठीक है ना। जैसे कि इसने कुछ ऐसे कार्य भी किए थे कि मतलब सोने के सिक्के इसने चालू किए, लेकिन क्या हुआ कि जो गांव के लोग थे उन्होंने घर पे ही पीतल के सिक्के मार्केट में लॉन्च कर दिए। इससे क्या हो गया कि डुप्लीकेट पैसा मार्केट में चलता रहा और जो ओरिजिनल था सोना वो लोगों ने घर पे रख लिया। ये कार्य इसने किया जो फेल रहा। आगे देखिए, वह अरबी एवं फारसी का महान विद्वान तथा ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं से पारंगत था। मैंने बताया था कि वो समझदार तो था, लेकिन उसके कार्य कुछ थे जो गलत थे। वही बात करें, उसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के। देखिए सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन में तोगन तिमूर के दरबार में भेज दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वहीं आगे बात करते हैं। इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक रेहला में लिखा है, ठीक है। वहीं बात करते हैं, इब्न बतूता के अनुसार उस समय तुगलक साम्राज्य 30 प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। कितने प्रांतों में बटा हुआ था तो 30 प्रांतों में बटा हुआ था। इसने कृषि के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना भी करवाई थी। क्वेश्चन पूछता है अमीर ए कोही नामक विभाग की किसने मतलब स्थापना करवाई, तो याद रखना कि ये संरक्षण जो था ना, इसमें जो मुख्य कार्य था वो किसका था, इब्न बतूता का ही था, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरण की और इसका नाम दौलताबाद रखा, ठीक है। कहां ले गया, दिल्ली से देवगिरी ले गया और नाम क्या रख दिया, दौलताबाद नाम रख दिया, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा आदि के सिक्के चलवाए थे। ये भी आप याद रखना, सांकेतिक मुद्रा के रूप में इसने क्या क्या चलवाए, तो कांसे के सिक्के और तांबे के सिक्के चलवाए थे इसने। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दी थी, तो एडवर्ड थॉमस ने दी थी। किसे दी थी फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई थी। अर्थात मतलब क्या होता है प्रिंस ऑफ मनियर्स का, तो धनवानों का राजकुमार इसका मतलब होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या मतलब होता है, धनवानों का राजकुमार। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। किसका था फ्रेंड्स, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। देखिए इसने बदायूं में मीरान मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में रुकनुद्दीन आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाने का कार्य भी इसने किया था। अब इसके प्रमुख कार्य क्या थे, देखिए दोआब में कर वृद्धि इसने लगाई, देवगिरी को राजधानी बनाया, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, खुरासन पर इसके समय आक्रमण हुआ, कराचिल का भी अभियान इसी के समय हुआ था। तो फ्रेंड्स ये मेन पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं इसके, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके ही शासन में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो आप इसको गौर करेंगे। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने, फ्रेंड्स ये भाई थे, ठीक है, विजयनगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन करता है कि विजयनगर की स्थापना किस साम्राज्य में हुई थी, तो आपको फ्रेंड्स याद रखना कि तुगलक साम्राज्य में हुई थी, तुगलक वंश में हुई थी, ठीक है। और किसने करवाई थी, तो हरिहर एवं बुक्का ने करवाई थी। वहीं देखिए मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हुई थी। अब देखिए मैंने एक बात बताई, जिन प्रभासूर नामक जैन साधु के साथ इन्होंने विचार विमर्श किया था, तो क्या होता है फ्रेंड,
वो कार्य भी फ्रेंड्स इनका बहुत ही प्रसिद्ध रहा था। मैंने आपको बताई एक व्यक्ति थे फ्रेंड्स, हालांकि जिनका नाम था बदायूनी। क्या नाम था फ्रेंड्स? बदायूनी। तो बदायूनी का मानना है या कहना था, क्या कहना था फ्रेंड्स उनका? वो लिखते हैं कि लोगों को उससे मुक्ति मिली है। कब? तो उसकी मृत्यु के बाद। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात किसने कही थी? तो बदायूनी ने कही थी, और वो अपनी पुस्तक में लिखते भी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला शासक आ गया आपका फिरोज तुगलक। कौन आ गए फ्रेंड्स? फिरोज तुगलक। बात करेंगे फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट 1351 ईस्वी को हुआ। इनका राज्याभिषेक दिल्ली में दोबारा हुआ था फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है किस शासक का तुगलक वंश में राज्याभिषेक दो बार हुआ है? तो याद रखना फिरोज तुगलक का। पहले फ्रेंड ठट्टा में हुआ, दूसरी बात जो हुआ वो दिल्ली में हुआ, ठीक है। वहीं बात करते हैं, खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन पूछता है कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो फिरोज तुगलक को प्राप्त थी। वहीं बात करते हैं राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिर उसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर इसने लगाए। कौन कौन से फ्रेंड्स? खरात, खुम्स, जजिया और जकात। वहीं फ्रेंड्स एक बात ध्यान देनी है आपको, जो खरात होता था ना, इसे लगान बोला जाता था। क्या बोलते थे फ्रेंड्स? लगान बोलते थे। यह बात आपको याद रखनी है। खुम्स को, जो खुम्स था, इसको क्या बोला जाता था? तो युद्ध में लूटा हुआ माल। कौन सा माल फ्रेंड्स? जो युद्ध में लूटा हुआ माल होता था ना, उसे खुम्स बोला जाता था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जचिया एवं जकात ये जो है ना, वसूल करने वाले कर हुआ करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। क्वेश्चन पूछता है कि वो मुस्लिम शासक पहला कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी शुरू कर दिया था, जो उपज का 1/2 भाग लोगों से लिया जाता था। कितना? 1/10 भाग। वहीं बात करें, फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी करवाया। इसके शासनकाल में खिजराबाद अर्थात टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित करने का कार्य भी किया गया था। तो ये बात भी फ्रेंड्स याद रखना, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद देखिए एक बात और याद रखनी है, मैंने आपको बताया कि 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी इसने करवाया था, उससे भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बनता है, ठीक है। फिर देखिए फिरोज शाह ने 300 नए नगरों की स्थापना करवाई, जिसमें जो नगर थे हिसार थे, फिरोजाबाद थे, फतेहाबाद थे, जौनपुर थे, और भी फ्रेंड्स जैसे फिरोजपुर भी था फ्रेंड्स उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। देखिए आगे बात करेंगे। गौर करना फ्रेंड्स, फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग का निर्माण किया, जिसको नाम दिया गया दीवान ए खैरात, ठीक है। तो दीवान ए खैरात की स्थापना किसने करवाई? तो आपको याद रखना फिरोज तुगलक ने करवाई। क्यों करवाई? तो मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए, ठीक है। आगे देखिए, सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या अगर पूछता किसके शासन में थी, तो फिरोज तुगलक के शासन में थी। फ्रेंड्स माना जाता है कि लगभग 1,80,000, समझ रहे हो फ्रेंड्स, 1,80,000 दास जो थे ना, इसके शासन में थे, ठीक है। वहीं बात करें आगे, दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग की स्थापना भी करवाई, जिसका नाम था दीवान ए बंदगान, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोज शाही की रचना की थी, ठीक है, जो इसने स्वयं रचना की थी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी आत्मकथा? फतूहत ए फिरोज शाही, ठीक है। देखिए इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अध्याय एवं विख कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अध्याय एवं विख। यही नहीं फ्रेंड्स, इसने ज्वालामुखी मंदिर था, यह भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। एक मंदिर था ज्वालामुखी मंदिर, तो ज्वालामुखी मंदिर से के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से
कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद भी कराने का काम इसने किया था। ठीक है, वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स आगे। उसने अपने पुत्र फतेह खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया था। देखिए, फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। और फ्रेंड्स वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी मृत्यु की बात करें तो 1388 में हुई थी। फ्रेंड्स 1388 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये बात आपको याद रखना है। 28 नहीं 88 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करिए नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, कौन आए? नसरुद्दीन महमूद तुगलक आए। अब वहीं अगर बात करें नसरुद्दीन महमूद तुगलक की, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। फ्रेंड्स यहीं से ये वाला शासन ना एक प्रकार से आप ये समझ लो खत्म ही हो जाता है। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह पाया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसके समय में ही मलिक कुसरसक की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर के जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी कर ली थी। और फ्रेंड्स यहीं से जो है ना इसका शासन कमजोर हो जाता है, और कमजोर हो जाने के बाद धीरे धीरे ये चलता रहता है। हालांकि मतलब इतनी दम नहीं रहती इसमें, पर ये जो है धीरे धीरे चलता रहता है। जो है 1414 में अगला शासन इसके सामने आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स वेट कीजिएगा, हमने ये वाला पार्ट आपको करा दिया है। मैंने ट्रिक बताई थी गुल खिलातू सोलो में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश हो गया है। और अब मुलाकात करेंगे फ्रेंड्स सैयद वंश के साथ, और रह जाएगा लोधी वंश। ठीक है, चलिए।